हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट। डिफरेंट टाइप्स देखेंगे विद इन द मूवमेंट कि अलग अलग लोगों के अलग अलग, जैसे टाउन्स में, कंट्री साइड में, प्लांटेशन वर्कर्स में मूवमेंट को लेके उनका कैसा बिहेवियर रहा है, वो सब देखेंगे इसमें। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में शुरू होता है। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी कुछ स्पेसिफिक एस्पिरेशंस, इच्छाएं भी होती हैं। सभी के सभी इस बात के लिए तो रिस्पॉन्ड करते हैं कि उन्हें स्वराज चाहिए, अपना राज चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। बट हर एक ग्रुप के लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग है। टर्म मीन डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। द मूवमेंट इन द टाउन्स, सबसे पहले देखते हैं कि टाउन्स में इसका क्या प्रभाव पड़ा है। मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। जो भी मिडिल क्लासेस वाले हैं वो लोग इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया है। देन हेडमास्टर्स एंड टीचर्स, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है। और काउंसिल इलेक्शंस जो नवंबर 1920 में होने थे, उनको भी बॉयकॉट कर दिया गया है, क्योंकि उसमें इलेक्शंस में इंडियंस ने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया ही नहीं। मोस्ट प्रोविंसेस ने इसका बॉयकॉट किया है, बट सिर्फ मद्रास एक ऐसी जगह है जहाँ पर इसका विरोध नहीं हुआ है। और वहाँ पर भी जस्टिस पार्टी नाम से एक पार्टी है, उसने विरोध नहीं किया है। ये पार्टी है नॉन ब्राह्मण्स की, बिकॉज साउथ जो बटा हुआ था वो ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स में बटा हुआ था। बट अगर आप नॉर्थ में लोगों का बाइफर्केशन देखते हैं सोसाइटी में, तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास में बटा हुआ है। और साउथ ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स। तो नॉन ब्राह्मण्स की एक पार्टी है जस्टिस पार्टी, वो इसका सपोर्ट करती है कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। उनकी अपनी वजह है, देखते हैं। जैसे दे फेल्ट एंटरिंग द काउंसिल वाज ओनली वे ऑफ गेनिंग सम पावर। बिकॉज उससे पहले क्या था, ब्राह्मण्स को ही एक्सेस था यहाँ काउंसिल इलेक्शंस में। नॉन ब्राह्मण्स तो वहाँ जा ही नहीं सकते थे, और उनके लिए अब एक अच्छा चांस था। जब ब्राह्मण्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो दे विल पार्टिसिपेट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या रहा, देखिए। अगर हमने देखा था कि फॉरेन चीज़ों को बॉयकॉट करेंगे तो ऑब्वियसली एक बार को तो बूस्टअप होगा। ड्रामेटिक था, बहुत चौंकाने वाला था। जैसे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स के ऊपर धरना दिया गया, पिकेटिंग की गई, फॉरेन क्लोथ्स जला दिए गए, ह्यूज बॉनफायर किए गए, बड़े बड़े ढेर लगा के उनमें आग लगा दी गई। और इसी वजह से फॉरेन क्लोथ्स का इंपोर्ट भी आधा हो गया है 1921 और 22 में, जो कि घट के 102 करोड़ से 57 करोड़ ही रह गया है। ये आपको एक पिक्चर दिखाई है, द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स जुलाई 1922। यहाँ पर ये जो क्राउड चल रही है, इसमें बीच में इन्होंने रखा है चरखा। ये चरखा इस बात का सिंबल है कि दे आर फेवरिंग इंडियन मेड गुड्स। बहुत सारी जगह पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया ट्रेड करने से फॉरेन गुड्स में। और इवन उन्होंने, यदि कोई फॉरेन ट्रेड करना चाहता था, उसको फाइनेंस करने से भी मना किया है कि हम आपको पैसे भी नहीं देंगे उस बात के लिए यदि आप उसमें ट्रेड करना चाहते हो। तो इस मूवमेंट का बॉयकॉट इतना हद तक बढ़ गया कि लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ्स को डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया, छोड़ दिया, और केवल इंडियंस जो क्लोथ्स थे उन्हीं को पहनने लगे। और प्रोडक्शन इसी वजह से इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का बढ़ गया, हैंडलूम्स भी बढ़ गए। बट देखते ही देखते समय के साथ मूवमेंट जो सिटीज़ में शुरू हुआ है वो स्लो डाउन हो जाता है। उसके कई कारण हैं, वैरायटी ऑफ रीजंस हैं। जैसे एक एक करके देखते हैं। खादी क्लोथ, जो कि ऑफनली देखें तो मोर एक्सपेंसिव होता है इन रिस्पेक्ट टू मील क्लोथ्स, बिकॉज मील क्लोथ्स जो हैं वो मास प्रोडक्शन होता है, और मील वर्कर्स एक या 5 या 10 वर्कर ही चाहिए एक बड़ी मशीन के लिए, और बड़ी मशीन नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा बना सकती है। इसके लिए अगर मास प्रोडक्शन होगा तो पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाएगी, और पुअर पीपल इसीलिए जो एक्सपेंसिव क्लोथ्स हैं, खादी क्लोथ, उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो
ज़्यादा देर तक वो खरीद नहीं पाएंगे। तो सवाल यही उठता है, हाउ देन कुड दे बायकॉट मील क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग? नहीं हो पाएगा। सिमिलरली बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड ए प्रॉब्लम। कैसे? अगर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को छोड़ते हैं, वो कैसे एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अगर इस मूवमेंट को हमें जिंदा रखना था तो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस तो बनाने पड़ेंगे ना, उनको सेटअप तो करना पड़ेगा। बट वो भी तो एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने, 1 साल में भी तो नहीं सेटअप होंगे। उनकी पेस है स्लो। तो ब्रिटिश वाले हैं, उनको छोड़ें तो कहाँ जाएं? चाहे स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, लॉयर्स हो, वो कहाँ जाके अपनी प्रैक्टिस करें, टीचिंग करें, एजुकेशन लें? तो उसके लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स ने दोबारा से ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स, दोबारा से धीरे धीरे करके गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना शुरू कर दिया। और लॉयर्स ने भी अपनी प्रैक्टिस गवर्नमेंट कोर्ट्स में दोबारा से ज्वाइन कर ली। तो देखिए, मूवमेंट शुरू हुआ है और शुरू होने के बाद में एक लेवल तक पहुंचा है, और लेवल तक पहुंचने के बाद में अल्टरनेटिव ना होने की वजह से उन्हें दोबारा एक बैकफुट पे जाना पड़ा है। तो ये रहा सिटीज़ के बारे में कि सिटीज़ और टाउन्स में कैसे रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे कंट्री साइड में, शहरों से लगते हुए जो गांव हैं उनमें इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड देन प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में देखेंगे। सो ये पहला टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।